हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिलाषा कुमारी। मैं सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट हूँ। टैक्सेशन पेपर जो है सीए इंटरमीडिएट में, उसकी मैं फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कराने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न जानते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होती हैं। तो टैक्सेशन पेपर जो है, पेपर नंबर 4 सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की, वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डीटी, दूसरा होता है आईडीटी। डीटी मीन्स होता है डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि 60 मार्क्स के आते हैं पेपर में, और आईडीटी मीन्स होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि 40 मार्क्स के आते हैं पेपर में। ओके, तो 60 + 40 = 100 मार्क्स टोटल टैक्सेशन पेपर होते हैं। ओके, अब इसमें से 30% MCQs होते हैं। MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें से हम लोगों को एक सेलेक्ट करना पड़ता है जो सही वाला होता है। ओके, तो ये 30% MCQs आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे, जिसका मैं आज रिवीजन करवाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये मतलब कैसे आया हम लोगों के पास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एट वार। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वॉर में चल रही थी। तो फिर वॉर के कारण वो जो कॉस्ट था उसको रिकवर करने के लिए ये इनकम टैक्स को लाई। ठीक है, फिर 1857 के बाद 1860 में सर जेम्स विल्सन ने ब्रॉट आईटी इन इंडिया। आईटी मीन्स इनकम टैक्स। सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट भी बोला जाता है। और जो सर जेम्स विल्सन थे वो इनकम टैक्स को लाए हुए थे इंडिया में। ओके, 1860 में। फिर 1886 में लॉर्ड डिफ्लिन अगेन इंट्रोड्यूस्ड आईटी एक्ट, मीन्स लॉर्ड डिफ्लिन उसके बाद इंट्रोड्यूस किए इनकम टैक्स एक्ट को। ओके, नेक्स्ट 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 1922 में इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड। ओके, 1922 में इनकम टैक्स एक्ट को पास किया गया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रही थी, तभी आईटी एक्ट को पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 1922 में। इसीलिए इनकम टैक्स बुक्स में कहीं कहीं 1922 भी दिए रहते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। फिर 1924 में 2 इयर्स बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुई। उसके बाद 1961 में ये 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई ना, तो फिर इंडिया में बोला जा रहा था कि हम लोग ब्रिटिश की गवर्नमेंट के रूल को, हम लोग एक्ट को नहीं मानेंगे। ओके, तो इसलिए 1961 में ये जो एक्ट था उसको रिवाइज्ड किया गया और वो लाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट नेम था वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट किया गया। ठीक है, उसके बाद 1962 में इनकम टैक्स रूल्स 1962 आया। ओके, ये 1961 में एक्ट आया और 1962 में एक्ट रूल्स आया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्ट बनता है, जो इनकम टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स 1 ईयर के बाद से वो अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस ईयर होता है और एक असेसमेंट ईयर होता है। तो जो प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं, तो उसके बाद ही ना जो फाइनेंस एक्ट में रूल आया होता है, बजट आया होता है, रेट्स आया होते हैं, उसके अकॉर्डिंग से हम लोग नेक्स्ट ईयर मीन्स असेसमेंट ईयर से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर इनकम पे हम लोग टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद 1964 में जो CBR थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, CBDT और दूसरा CBEC। CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBEC मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ओके, फिर CBEC को अमेंड करके नेम लाया गया CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, ये हुआ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक्ट और रूल्स क्या दोनों सेम होते हैं। तो नहीं, दोनों सेम नहीं होते हैं।
एक्ट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ वेयर एज रूल्स कंटेन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। मीन्स एक्ट जो होता है उसमें रूल्स के लॉ के प्रोविज़न बताए जाते हैं, ठीक है, और जो रूल्स होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन बताया जाता है लॉ का, ओके। फिर देयर आर 298 सेक्शंस इन आईटी एक्ट, जो हम लोगों का इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 298 सेक्शंस है टोटल, ओके। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि 81A 81B ऐसे करके बहुत सारे हैं, बट सिर्फ 80 पूरे 81 को एज अ वन काउंट किया गया, इसलिए हम लोग टोटल एज अ 298 सेक्शंस हैं आईटी एक्ट में, ओके। फिर हम लोग जानते हैं कि सेक्शन क्या होता है, ओके। तो सेक्शन कंटेन्स प्रोविज़न ऑफ लॉ, सेक्शन में प्रोविज़न ऑफ लॉ रहता है, ओके, कि लॉ का प्रोविज़न क्या है। अब इसके बाद ये जो जैसे नंबर्स दिए रहते हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जैसे 2 दिया है, फिर ब्रैकेट में 22, फिर ब्रैकेट में A, फिर ब्रैकेट में 4, तो इसको लॉ के लैंग्वेज में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज A सब क्लॉज 4, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन में प्रोविज़ो भी दिया रहता है, ठीक है। प्रोविज़ो का मतलब होता है प्रोवाइडेड डेट, जिसका मतलब होता है एक्सेप्शन टू सेक्शन। जो सेक्शन दिया रहता है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वही प्रोविज़ो दिए रहते हैं इसमें सेक्शन में भी, ओके। तो सेक्शन समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन सर्कुलर पे, ओके। नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है, ओके। तो इसको हम लोग जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ मेकर, दूसरा लॉ इम्प्लीमेंटर, तीसरा लॉ इंटरप्रेटर, ओके। जो लॉ मेकर होते हैं वो लॉ कैसे बनाते हैं, ओके। लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे पास होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो MOLJ का फुल फॉर्म क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये जो होती है अलॉन्ग विथ रिलेवेंट मिनिस्ट्री ड्राफ्ट बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास करती है, ओके। जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से एसेंट मिल जाता है तो वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट जब उस पर एसेंट दे देती है, सिग्नेचर कर देती है, तो वो एक्ट बन जाता है, ओके। ऐसे हम लोगों का लॉ बनता है। अब लॉ बनता है उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा ना, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ इम्प्लीमेंटर वर्ड है, ठीक है। अब इसमें बॉडी है, बॉडी जैसे 2 तरह की है, एक CBDT है, एक CBIC है। CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBIC मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अभी जो लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए कि लॉ कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या जैसे लॉ बनता है वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स लाने पड़ते हैं, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ सर्कुलर लाने पड़ते हैं, जो कि CBDT और CBIC के द्वारा इशू किया जाता है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है। तो नोटिफिकेशन मीन्स होता है कम्युनिकेशन ऑफ चेंज, ओके। जो एक्ट में, रूल्स में जो भी चेंजेस होते हैं तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए नोटिफिकेशन लाया जाता है, और ये जो होता है वो इशूड बाय CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इशू किया जाता है नोटिफिकेशंस। और ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम्स आर एप्लीकेबल। 6 महीने पहले के सारे जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ओके। जैसे कि हम लोग को नवंबर 23 में एग्ज़ाम्स देने हैं, तो वो मई और जून 23 तक के सारे ही नोटिफिकेशंस एप्लीकेबल होंगे, ओके। अब नोटिफिकेशन प्रिवेल्स ओवर द एक्ट। नोटिफिकेशन जो होता है वो एक्ट के ऊपर प्रिवेल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी नोटिफिकेशन या फिर एक्ट में झगड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा, नोटिफिकेशन जीतेगा, ठीक है, क्योंकि एक्ट को मतलब अमेंड करके ही नोटिफिकेशन लाया जाता है, ओके। अब आगे देखते हैं हम सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर मीन्स होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, ओके। सर्कुलर को डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए लाया जाता है। इट इज़ इंटरनल टू डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के अंदर का होता है। मैंडेटरी फॉर IT डिपार्टमेंट बट नॉट मैंडेटरी फॉर SSC। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी होता है, बट SSC मीन्स जो टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि उनको ही समझाना पड़ता है, तो उनके डाउट को ही क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग सर्कुलर लाते हैं, ओके। और ये इंटरनल टू डिपार्टमेंट होता है, और ये भी CBDT के द्वारा ही इशू किया जाता है, मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा।
फिर ऑल सर्कुलर्स 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम्स आर एप्लीकेबल। जो सर्कुलर्स भी होते हैं सारे वो 6 महीने पहले के एग्ज़ाम के वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। अब ये हम लोग समझ गए लॉ इम्प्लीमेंटर, ठीक है। इसमें सीबीडीटी और सीबीआईसी होते हैं जो कि रूल्स और नोटिफिकेशन सर्कुलर उनके द्वारा इशू किया जाता है लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉ इंटरप्रेटर। लॉ इंटरप्रेटर जो होता है, जैसे कि कुछ ये प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं ना, लॉ बनते हैं तो लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल होता है, कोर्ट होता है। कोर्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देते हैं वो लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है, ओके। और ट्रिब्यूनल जो होता है वो छोटे स्तर पे होता है, जो कोर्ट होता है वो ब्रॉड स्तर पे होता है, ओके। ये हम लोग समझ गए लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। अब जैसे हम लोग देखते हैं केस लॉ है एक, चिनैया वर्सेस रमैया, ITR 2016-18, ओके। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, ये 2016-18 क्या है। तो जो चिनैया है वो प्लेंटिफ है, मीन्स ही फाइल्ड द केस, ये केस फाइल की है, वर्सेस रमैया और जो दूसरा नाम है उस पर केस फाइल किया गया है, ओके। केस इज फाइल्ड ऑन हिम। फिर ITR मीन्स क्या होता है, इनकम टैक्स रूलिंग बुक और ऑनलाइन। जैसे कि CA का ऑफिस होता है तो उसमें बहुत सारे ईयर वाइज देखिएगा आप लोग की इनकम टैक्स रूलिंग बुक रखे रहते हैं, ठीक है। उसमें यही सब केस लॉज रहते हैं। तो वो जो ईयर दिया रहता है वो 2016 मीन्स ईयर ऑफ पासिंग होता है, ठीक है। और 18 दिया रहता है जो वो 18th नंबर पे है, ओके। 18th नंबर केस लॉ ये बताया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्कोप ऑफ IT एक्ट, मीन्स इनकम टैक्स एक्ट का स्कोप क्या है, ठीक है। तो इसके 5 तरह के स्कोप है, 5 स्कोप है। मीन्स सबसे पहला एक्ट, फिर रूल्स, फिर नोटिफिकेशन, फिर सर्कुलर, फिर केस लॉ। हम लोग को पूरे इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग को ये 5 चीज़ पढ़ने हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं हाउ इट वर्क्स। इनकम टैक्स जो होता है वो कैसे वर्क करता है, तो ये प्रोग्रेसिव बेसिस पे वर्क करता है। हायर द इनकम हायर द टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स हाई होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्ट। एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ओके। तो सबसे पहला है आर्टिकल 265। इस आर्टिकल 265 में दिया गया है कि नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मीन्स अथॉरिटी ऑफ लॉ को छोड़ करके कोई भी टैक्स को इम्पोज या फिर कलेक्ट नहीं कर सकता है, ओके। लेविड मीन्स होता है इम्पोजिंग द टैक्स, ओके। और कलेक्शन मीन्स होता है कलेक्शन या फिर रिकवरी, ओके। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ को छोड़ करके कोई भी दूसरा इंसान टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता है, ओके। ये आर्टिकल 265 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है 245 और 123। जो आर्टिकल 245 है उसमें दिया गया है पार्लियामेंट हैज सच ऑथोरिटी टू पास द लॉ। मीन्स लॉ पास करने का जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है, ये आर्टिकल 245 में दिया गया है। लेकिन अगर पार्लियामेंट एब्सेंस हुई, मीन्स वो अगर सेशन में नहीं हुई, तो उसके लिए आर्टिकल 123 लाया गया। इसमें दिया गया कि प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, ओके। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ओके। जैसे कि कोरोना अभी चल रहा था, मतलब कोरोना अभी चल भी रहा है, बट जब कोरोना का पीरियड था तो फिर उस समय पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं थी, तो जो प्रेसिडेंट थे मोदी जी वो ऑर्डिनेंस लाए कि कैसे कैसे क्या करना है, ओके। अब फिर आर्टिकल नंबर 246 है, इसमें शेड्यूल 7 है, ठीक है। शेड्यूल 7 जो है इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे शेड्यूल 7 में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि टैक्सेस वो लगेंगे, ठीक है। अब इसको 3 तरह में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला सेंटर, फिर दूसरा स्टेट, फिर तीसरा बोथ। सबसे पहला जो सेंटर है उसको जो यूनियन लिस्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। जो यूनियन लिस्ट है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, और जो स्टेट लिस्ट है उसका स्टेट के पास पावर है। और उसके बाद फिर आता है कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो कंकरेंट लिस्ट है वो बोथ सेंटर और स्टेट मिल करके इस लिस्ट में डिसीजन लेते हैं, मीन्स टैक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके।
अब हम लोग देखते हैं एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट। इसमें दिया गया है कि सेंट्रल के पास कौन सी पावर है। ओके, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। इनकम टैक्स पे टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके, बट एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, बट जो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम होंगे वो एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट बताए गए हैं। ठीक है, और वो उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेस लेने के। उसके बाद है बोथ जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के लेती हैं, वो कंकरेंट लिस्ट में जीएसटी जैसे है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटी। टैक्स और ड्यूटी क्या सेम होते हैं? तो नहीं, दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे सेम नहीं है। देखिए, टैक्सेस और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। ओके, तो ड्यूटी जो है वो गुड्स पे कलेक्ट होते हैं, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओके, और जो टैक्सेस होते हैं वो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मीन्स गुड्स को छोड़कर अगर किसी भी अन्य तरह का टैक्स लिया जाता है, किसी भी अन्य तरह का कुछ इम्पोज किया जाता है तो वो टैक्स होता है। उसका टैक्स जो होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है इन कंपेयर टू ड्यूटी नैरो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या दोनों सेम है? तो सेम नहीं है, जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है। डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है? तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पर्सनल टैक्स होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इम्पर्सनल टैक्स होता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स पेड बाई पर्सन डायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पर्सन के द्वारा डायरेक्टली पे किया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, मीन्स वो कलेक्ट किया जाता है दूसरे पर्सन से और पेड किया जाता है दूसरे पर्सन को। ओके, मतलब पेड किया जाता है गवर्नमेंट को ही पे करने के लिए दूसरे पर्सन से कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब जो डायरेक्ट टैक्स है वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीबीडीटी होता है, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है बाय सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, अब टाइप्स कितने होते हैं? जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं तो उनके टाइप्स 4 होते थे। ओके, सबसे पहला इनकम टैक्स होता था, फिर एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी होता था, वेल्थ टैक्स होता था, गिफ्ट टैक्स होता था। जो स्टेट ड्यूटी एबॉलिश कर दिया गया, वेल्थ टैक्स एबॉलिश कर दिया गया, गिफ्ट टैक्स एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद लाया गया सिर्फ इनकम टैक्स ही बच गया। ओके, अब उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी 4 टाइप्स के थे। सबसे पहला था एक्साइज, कस्टम, वैट और सर्विस टैक्स। ओके, तो एक्साइज को भी अबॉलिश कर दिया गया, वैट को अबॉलिश कर दिया गया, सर्विस टैक्स को अबॉलिश कर दिया, और सबको वन नेशन वन टैक्स करके जीएसटी को लाया गया। ओके, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और फिर कस्टम रह गया। ठीक है, साथ में। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं टैक्स, सरचार्ज और सेस, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो जो टैक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स होंगे या तो इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। अब ये जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो कलेक्ट होते हैं, वो कहाँ पे कलेक्ट होता है? तो उसका एक कुछ होता है ना, जैसे कि जहाँ पे कलेक्ट होता होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म्स पार्ट ऑफ CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक CFI नाम का है। उस वहीं पे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। ओके, और जो कलेक्ट होते हैं टैक्सेस, उन टैक्सेस को डिवाइडेड इनटू स्टेट्स आर्टिकल 270 के अंडर ये बताया गया है कि वो जिस स्टेट को जितना रिक्वायर्ड होता है उस अकॉर्डिंग वो पेड किया जाता है टैक्सेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज एडिशनल लेवी होता है, मीन्स इसको एडिशनल दिया जाता है, एडिशनल पे किया जाता है। तो एडिशनल पे किया जाता है तो ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स पे इसको टैक्स पे किया जाता है। इफ़ इनकम एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, मीन्स अगर इनकम जो है वो अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर होता है, एक्सीड कर जाता है, तो टैक्स ऑन टैक्स लगता है, जिसको हम लोग सरचार्ज के नाम से जानते हैं। फिर होता है ये कलेक्शन एज परसेंटेज ऑफ टैक्स, ये परसेंटेज ऑफ टैक्स की तरह कलेक्ट किया जाता है, और ये भी सेम CFI में ही कलेक्ट होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बट ये केप्ट बाय यूनियन आर्टिकल 271, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रख लिया जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 271 में बताया गया है। अब फिर हम लोग देखते हैं सेस क्या होता है। सेस जो होता है वो भी एडिशनल लेवी होता है। ठीक है, ये फॉर स्पेसिफिक पर्पस कलेक्ट किया जाता है सेस,
और इसका एक HEC नाम का है सेस, जिसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, और ये परसेंटेज ऑफ टैक्स कैलकुलेट होता है सेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं बजट। बजट दो तरह के होते हैं, एक फाइनल बजट, एक इंटरिम बजट। जो इंटरिम बजट होते हैं वो इन द ईयर ऑफ इलेक्शन आते हैं। ओके, इसमें इन द ईयर ऑफ इलेक्शन दो तरह के बजट आते हैं, एक तो इंटरिम बजट, एक फाइनल बजट। ओके, जैसे कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो उस ईयर में इंटरिम बजट आएगा और फाइनल बजट आएगा। और इंटरिम बजट कितने मंथ के लिए होगा, तो फरवरी से लेकर जून जुलाई तक के लिए इंटरिम बजट आता है। ओके, और जो फाइनल बजट होता है वो जुलाई से लेकर के मार्च के लिए आता है, जब न्यू फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है। तो ओके, अब फिर देखते हैं फाइनल बजट। तो फाइनल बजट जिस ईयर में इलेक्शन नहीं होता है वो एवरी ईयर 1 फरवरी को डिक्लेयर होता है। ओके, उसके बाद फिर बजट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, बजट जो होता है वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रिपेयर किया जाता है। और फिर अगर जैसे कि फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं तो वो दो तरह के अमेंडमेंट आएंगे, या तो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स होते हैं वो एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट होता है। ठीक है, मीन्स वो जिस दिन अमेंडमेंट आता है उसी दिन से वो एप्लीकेबल हो जाता है, अनलेस नोटिफाइड अदरवाइज। अगर उसको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया गया है कि वो उस डेट से एप्लीकेबल होगा, तो वो उसी दिन, जिस दिन अमेंडमेंट आया उसी दिन मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो अमेंडमेंट आता है वो कब से एप्लीकेबल होता है, तो एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही एप्लीकेबल हो जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि 1 फरवरी 2022 को बजट आया, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 में जो इनकम अर्नड होगा उस पर असेसमेंट ईयर 2023-24 में ये टैक्सेस लगेगा। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल होगा, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ओके, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया और इनकम टैक्स एक्ट 1962 में आया, हैंस प्रूव्ड। अब जैसे कि इनकम है, ठीक है, इनकम क्या होता है, तो इनकम सबसे पहला होता है मीन्स रिसिप्ट, बट एवरी रिसिप्ट इज़ नॉट एन इनकम। इनकम मीन्स रिसिप्ट बोलते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ अगर हम लोग रिसिप्ट करते हैं तो उसको इनकम बोलते हैं, लेकिन हर रिसिप्ट इनकम नहीं होते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट जैसे होता है वो दो तरह के होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, जो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है वो ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स होता है, उस पर ऑलवेज चार्ज लगता है। ओके, अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज गिवन, अगर डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं दिया गया है तो टैक्स चार्ज होता है रेवेन्यू रिसिप्ट पे। ओके, फिर आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट लाइबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफाइड। स्पेसिफाई होता है तभी उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है, अदरवाइज टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। उस पर जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो टैक्स के लिए लाइबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट, ये चार चीज़ होंगे वही कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, और इनको छोड़कर कोई भी चीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाते हैं। ओके, अगर किसी भी तरह के रिसिप्ट होते हैं तो पर्सनल इफेक्ट में एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन रे फॉर कैपिटल गेंस, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट में ये गोल्ड या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन होते हैं जिसपे कि टैक्स चार्ज किए जाते हैं। ओके, और फिर हम लोग देखते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, तो पहले सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, विच आर क्लासिफाइड इन 5 हेड्स। मीन्स किस किस सोर्स से इनकम आ रहे हैं वो तो अनलिमिटेड होते हैं, किसी भी सोर्स से आ सकते हैं। ओके, उनको हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इसी वे से इनकम आएगा। ठीक है, इसलिए इन सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको 5 हेड्स में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी जिसको हम लोग HP बोलते हैं, तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको हम लोग PG भी बोलते हैं, चौथा कैपिटल गेन जिसको हम लोग CG बोलते हैं, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसको हम लोग IOS बोलते हैं। ओके, अब फिर एक केस लॉ था टी एक्यूरेसी केस लॉ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस लॉ गया हुआ था। ठीक है, और इसमें था कि इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो लाइबल टू टैक्स। इस केस लॉ के बाद इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया और ये बोला गया कि इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, अगर इलीगल एक्टिविटी से भी कोई इनकम होती है तो वो भी टैक्स के लिए लाइबल होंगे। ओके,
अब हम लोग ये देख लिए कि जो भी रिसिप्ट होते हैं वो इनकम होते हैं, एक्सेप्ट मतलब एवरी रिसिप्ट इनकम नहीं होते हैं, लेकिन रिसिप्ट को हम लोग इनकम बोलते हैं, और रिसिप्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, इनकम कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। या तो इनकम रेगुलर भी हो सकता है या तो इरेगुलर भी हो सकता है। फिर चौथा नंबर पॉइंट है, इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 एंड डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। इनकम वर्ड को सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डिफाइन किया गया है और डेफिनेशन जो है इसका इंक्लूसिव है। ठीक है, मीन्स इसमें इससे रिलेटेड और भी कुछ आ सकता है इनकम में। ओके, इसका एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया गया है। फिर सेक्शन 1 हम लोग चलते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट बताया गया है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, तो द एक्ट विल बी कॉल्ड एज IT एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंट। इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे ही इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पहले तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट इनकम टैक्स के लिए एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, ये उस समय भी होल ऑफ इंडिया था। ओके, क्योंकि टैक्स, इनकम टैक्स सारे जगह ही एप्लीकेबल होता है। ओके, उसके बाद फिर कमेंसमेंट, ये कब से इनफोर्स में आया। ठीक है, तो इट शैल कम इन फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, सेक्शन नंबर 4 जो कि है बेसिस ऑफ चार्ज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें है इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए पेबल होता है एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, ऐसे रेट पे जो कि एनुअल फाइनेंस एक्ट में स्पेसिफाइड होता है वो रेट। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्सन के टोटल इनकम पे वो रेट जो स्पेसिफाइड होता है वो इनकम टैक्स पेबल होता है असेसमेंट ईयर में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स हम लोग पढ़ लिए अभी। और फिर असेसमेंट ईयर है, रेट है, टोटल इनकम है, पर्सन है, प्रीवियस ईयर है, ये सब क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला है पर्सन, ये है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन को डिफाइन किया गया है। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें इंडिविजुअल आते हैं, HUF आते हैं, फॉर्म इंक्लूड्स LLP आते हैं, कंपनी आते हैं, AOP आते हैं, लोकल अथॉरिटी आते हैं और AJP आते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं पर्सन में इंडिविजुअल क्या होता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन क्या क्या होता है। इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन को इंक्लूड करता है, जैसे कि मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर को जिसको हम लोग LGBTQ बोलते हैं, सीनियर सिटीजन, माइनर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है HUF मीन्स होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाउ HUF इज़ क्रिएटेड, HUF कैसे क्रिएट होता है, तो मैरिज से, जॉइंट बैंक अकाउंट से और पैन से। मीन्स सबसे पहला तो मैरिज होना चाहिए और उन दोनों का जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद फिर पैन होना चाहिए। ओके, तो HUF क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बेनिफिट क्या है, तो इससे टैक्स प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक है, अब दोनों इंडिविजुअल को अलग अलग 2.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, और फिर अगर वो HUF बिजनेस में होंगे तो उनको HUF बिजनेस के लिए भी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा अलग से। ओके, फिर शेयर ऑफ HUF इज एग्जम्प्ट, जो HUF का शेयर्स होता है वो एग्जम्प्ट होता है। ओके, अब HUF में जैन एंड सिख फैमिली भी कवर्ड होती हैं। फिर वुमेन कैन भी करता, इसमें वुमेन करता हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स एंड को पार्टनर्स आर नॉट सेम, मेंबर्स और जो को पार्टनर्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं, को पार्टनर्स अलग होते हैं। ठीक है, फिर वुमेन कैन बी इन 2 HUF, जो वुमेन होती हैं वो 2 HUF में हो सकती है, एक तो अपने पापा की, एक अपने पति की। ओके, फिर हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर जो कि पर्सन में आते हैं, वो फॉर्म इंक्लूड्स LLP होते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्म और LLP में क्या डिफरेंस है, तो फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर चलता है और LLP जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर चलता है। ओके, फिर आता है फॉर्म में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्म की लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होती है, जबकि LLP की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओके, फिर फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, जबकि LLP में लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स द लायबिलिटी
विल बी अनलिमिटेड। ये सेक्शन 167C में बताया गया। ओके, अब जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म उसका होता है, और फिर जो LLP है उसका ROC होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, अब फिर आता है 4th नंबर कंपनी। कंपनी जो होती है वो दो तरह की होती है, या तो डोमेस्टिक कंपनी या तो फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन कंपनी होती है उसको बोलते हैं, और फॉरेन कंपनी मीन्स आउटसाइड इंडिया जो होती है। ठीक है, उसके बाद फिर 5वीं नंबर है AOP और BOI। AOP मीन्स होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन मिलके मीन्स कंबाइन करके कर सकते हैं, या फिर नेचुरल पर्सन मिलके कर सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन मिलके कर सकते हैं। ओके, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और BOI मीन्स होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स इसमें इंडिविजुअल होने ही चाहिए। ठीक है, जो इंडिविजुअल मिलकर अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता है। अब AOP और BOI में क्या डिफरेंस होता है, तो AOP कवर्स पर्सन और पर्सन्स। ओके, और BOI कवर्स ओनली इंडिविजुअल। ओके, अब हम लोग देखते हैं 6th नंबर लोकल अथॉरिटी। इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत आ जाते हैं। फिर 7th नंबर आता है ACP जो कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है। जो पर्सन्स ऊपर के 6 कैटेगरीज में कवर्ड नहीं होंगे वो ACP में कवर्ड हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं SSC क्या होता है। SSC जो होता है वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 में डिफाइन किया गया है। ये SSC जो होता है उसको टैक्स पेयर बोलते हैं, मीन्स एवरी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स और एनी सम अंडर द एक्ट। ठीक है, वो SSC बोला जाएगा। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सनस इनकम और लॉस ही इज़ लायबल, तो इसको क्लबिंग बोलते हैं हम। ओके, और फिर एक तो कि वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए, या फिर कोई भी अदर सम इस एक्ट के अंडर जो ड्यू होगा वो लाइबल होगा, या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए वो लाइबल होगा। ठीक है, तो वो SSC हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें, ही इज़ डीम्ड टू बी SSC। उसको डीम किया जाएगा कि वो SSC है। जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर कंपनी तो जा नहीं सकती है अगर टैक्स पे नहीं कर सकती है, अगर उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाए तो वो तो नहीं जा सकती है, तो उसके बिहाफ पे मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क करती है। ओके, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को हम लोग कंपनी का SSC डीम करते हैं, एज्यूम करते हैं। ओके, फिर ट्रस्टी फॉर ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी को हम लोग डीम करते हैं। पार्टनर फॉर फॉर्म के लिए पार्टनर को हम लोग डीम करते हैं कि वो SSC है। फिर SSC इन डिफ़ॉल्ट मीन्स इफ़ ही फेल टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, तो वो SSC इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि कोई फीस हो गया, ऐसे कुछ होते हैं पे करने के लिए पेनाल्टी वगैरह, तो वो ऑटोमेटिकली SSC की कैटेगरीज में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। दोनों वर्ड क्या सेम है, तो नहीं, सेम नहीं है। टोटल इनकम को नेट इनकम भी बोला जाता है, तो दोनों डिफरेंट है। जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका सेक्शन 80 क्लॉज B में डिफाइन किया गया है, और टोटल इनकम जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइन किया गया है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स बिफोर डिडक्शन बट आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ। ओके, मीन्स जो भी इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स होते हैं उसमें से डिडक्शन को हम लोग डिडक्शन अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले क्लबिंग को हम लोग ऐड करेंगे, सेटअप को माइनस करेंगे, तो वो जो आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। और जो ये ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसमें से हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम को हम लोग टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, और हम लोग टैक्स जो पे करते हैं वो टोटल इनकम पे ही पे करते हैं। ओके, उसके बाद आता है डिडक्शन और एग्जाम्पशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो डिडक्शन होता है वो पार्शियल एग्जाम्पशन फ्रॉम इंडिविजुअल हेड एंड ग्रॉस टोटल इनकम होता है। ओके, मीन्स इसमें पार्शियल एग्जाम्पशन मिलता है, कुछ हद तक ये मिलते हैं डिडक्शन। और फिर एग्जाम्पशंस होता है वो ऑल दोज इनकम विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स, वो सारे ही इनकम जो कि टैक्स के लिए लाइबल नहीं होते वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ओके, फिर ये डिडक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक डिडक्शन आर कवर्ड इन चैप्टर 6 से। ठीक है, फिर एग्जाम्पशन जो होता है वो दिस इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जो एग्जेम्प्ट इनकम होते हैं वो टोटल इनकम के पार्ट फॉर्म नहीं करते हैं। और ऑल दोज इनकम विच आर एग्जेम्प्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10, वो सारे ही इनकम जो कि एग्जेम्प्ट हैं वो सेक्शन 10 में प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कैलेंडर ईयर जो होता है वो
पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च होता है, ओके। और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ओके। तो ये दोनों ही 12 मंथ्स का होता है, लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट होता है हम लोगों का तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि 12 मंथ्स का ही पीरियड हो, ठीक है। वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 7 सितंबर, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ओके। इसलिए इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लाया गया। प्रीवियस ईयर जो है वो सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन किया गया है और इसको बोलते हैं अ ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ओके। असेसमेंट ईयर के पहले वाले ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, और ऐसा ईयर जिस ईयर में इनकम को अर्न किया जाता है वो प्रीवियस ईयर बोला जाता है। फिर आता है असेसमेंट ईयर। तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, ओके। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। वैसे 12 महीने का पीरियड जो कि 1 अप्रैल से एवरी ईयर स्टार्ट होता है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और ईयर इन विच टैक्स इज पेड, और असेसमेंट ईयर में ही टैक्स को पे किया जाता है, ओके। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 21-22 है तो उसका असेसमेंट ईयर 22-23 होगा, 22-23 प्रीवियस ईयर है तो 23-24 असेसमेंट ईयर होगा, ओके। अब जैसे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ऑन 8 अगस्त 2022, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर तो 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, ओके। लेकिन प्रीवियस ईयर का हम लोग डेट जब बोलेंगे तो 8 अगस्त 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक होगा, ओके। इफ़ बिजनेस स्टार्ट्स, प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर कैन बी सिंगल डे ऑल्सो, मीन्स प्रीवियस ईयर जो है वो सिंगल डे का भी हो सकता है। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किया गया 31 मार्च 2023 को, तो प्रीवियस ईयर इसका होगा 22-23 और असेसमेंट ईयर होगा 23-24। तो यहाँ पे तो 1 डे का ही हुआ, तो 1 डे जो 31 मार्च 2023 है वो प्रीवियस ईयर में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनरल रूल है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर का इनकम होता है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ये पिछले 8 अटेम्प्ट्स में आ चुके हैं एग्जाम में, ओके। तो इन फॉलोइंग केस टैक्स इज पेएबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, इन 5 एक्सेप्शन के लिए माना जाता है, ओके। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे कि एक राज नाम का लड़का था, ओके। तो राज ना गणपति डांस कर रहा था, ठीक है। तो वो गणपति डांस कर रहा था तो वहाँ पे शिप आई, और शिप आई तो वहाँ से एक सुंदर कन्या उतरी। वो कन्या उतरकर वहाँ पे राज से बोली कि मैं तुमको रॉक स्टार बनाऊंगी, ओके। तो राज ना खुश हो गया और बोला कि ठीक है, हम अपना बिजनेस बंद करके आते हैं और फिर अपना सामान बांध करके आते हैं, ओके। तो फिर वो जो कन्या थी वो राज से बोली कि पहले तुम मुझसे 2 वादे करो, ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है, क्या करें बताओ। तो वो बोली सुंदर कन्या कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और इंडिया जैसी जगह पे कभी नहीं आओगे, ओके। तो इस हम लोग स्टोरी से या फिर जो भी हुआ एग्जाम्पल हुआ उससे हम लोग ये एक्सेप्शन को याद करेंगे। जैसे शिप आई तो एनआर शिपिंग बिजनेस, और फिर जो गणपति डांस कर रहा था तो वो एओपी और बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। अब फिर इसमें क्लोजर ऑफ बिजनेस, मीन्स वो बोला कि अपना हम लोग बिजनेस बंद करके आते हैं तो क्लोजर ऑफ बिजनेस। फिर वो बोला सामान बांध करके आते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ठीक है। और फिर वो बोली कि इंडिया जैसी जगह पे कभी नहीं आना, ठीक है। तो पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, ओके। अब हम लोग देखते हैं रेट। रेट जो होता है वो 2 तरह का होता है, नॉर्मल रेट एक होता है, दूसरा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। जो नॉर्मल रेट होता है उसमें स्लैब रेट होता है और ये एनुअल फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है, ठीक है। और जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में दिया जाता है, ओके। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।